अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज जो हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स होगा। हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन क्या है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके कुछ एसएआर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम कुछ फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स होते क्या हैं। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स बोलें, एंटी कैंसर एजेंट्स बोलें, ये दोनों ही हमारे पास ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं या ऐसे हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास जाके एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है, जो कैंसर होता है बेसिकली, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के अंदर, जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही होती है, उसको जाके इनिबिट करते हैं या कैंसर सेल को किल कर देते हैं, या फिर फर्दर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मैचुरेशन को रोक देते हैं या प्रोलिफिकेशन को जो है वो रोकते हैं नियोप्लाज्म की। नियोप्लाज्म का मतलब न्यू ग्रोथ, सही है, और नाम से ही जाहिर है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, नियो का मतलब न्यू, और जो है वो प्लास्ट का मतलब जो है वो ग्रोथ, यानी कि अगेंस्ट द न्यू ग्रोथ। दोज एजेंट दैट वर्क अगेंस्ट द न्यू ग्रोथ आर नोन एज एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट और द एंटी कैंसर ड्रग्स, सही है। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स बोले, एंटी कैंसर ड्रग्स बोले, ये वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास प्रोलिफिकेशन या इनके डिफ्रेंसिएशन और द डिवीजन ऑफ न्यू प्लाज्म को रोकती हैं, उनकी मैचुरेशन को रोकती हैं, या सिंपल वर्ड्स में कैंसर सेल्स को या एबनॉर्मल ग्रोथ को जो है वो प्रिवेंट कर रही होती हैं, कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं। अच्छा, अब जितनी भी एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो बॉडी में जाकर ही जो है वो ट्रेवल करेंगी और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अच्छा, लेकिन हमारे पास एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स जो है वो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि वो टॉक्सिक होते हैं अगेंस्ट द सेल, और ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के अंदर, यानी कि बॉडी में जब हमने इनको दिया तो ये बॉडी में जाने के बाद हमारे पास नॉर्मल सेल को, जो हमारी अपनी बॉडी का हेल्दी सेल है जिसमें कोई कैंसर इंड्यूस नहीं हुआ हुआ, उसमें और एक कैंसरस सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। ये क्या करती हैं, ये जाके नॉन स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, ये कैंसर सेल को तो मारती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन एज वेल एज हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साइड इफेक्ट्स जो है वो आ रहे होते हैं। मतलब जो एंटी कैंसर या एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्शन में नॉन स्पेसिफिक होती हैं, वो बॉडी में जाके जो बॉडी का नॉर्मल सेल होता है और जो कैंसर सेल होता है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, और वो बॉडी के नॉर्मल सेल को भी किल कर देती हैं और एज वेल एज वो कैंसर सेल को भी जो है वो किल कर देती हैं। यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल तो है, लेकिन साइड बाय साइड उनके साइड इफेक्ट भी जो है वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड है, दे आर नॉन स्पेसिफिक, सही है। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट होते क्या हैं। सेकेंड, हमारे पास जो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट जो जनरली हमारे पास टॉक्सिसिटी जो परफॉर्म कर, टॉक्सिसिटी जो हमारे पास उनके यूज से एसोसिएटेड होती है या साइड इफेक्ट्स जो आ रहे होते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से ये प्रोमिनेंट हमारे पास साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो बोन मैरो डिप्रेशन, सही है। बहुत सी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास बोन मैरो को जाके जो है वो डिप्रेस कर देती हैं। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारे पास जो है वो हेमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब बोन मैरो का फंक्शन डिप्रेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होंगे उनके काउंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और सेकंड हमारे पास देखिए लिम्फोसाइटोपिनिया के जो आपके पास लिम्फोसाइट्स होंगे उनका काउंट भी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास म्यूकोजल लेयर की जो है वो डैमेजिंग करवा देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जीआईटी स्टोमाटाइटिस हो जाता है। मतलब हमारे स्टमक के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जीआईटी लाइनिंग की जो है वो डैमेज होने की वजह से। इसके अलावा डायरिया होता है हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स की यूज़ करने की वजह से। इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, जब हम कीमोथेरेपी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पेशेंट को जो है वो सिवियर वॉमिटिंग होती है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली वो जब मेटाबोलाइज होती हैं तो उनकी कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि हमारे पास हमारे ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है, उसको जाके एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। तो उस केस में हम नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को जो है वो ऑनडेस्टेटोन दे रहे होते हैं, 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होता है वो हम जो है वो दे रहे होते हैं। ऑनडेस्टेटोन जो है वो मुझसे जो है वो आईवी इंजेक्शन लगा के उसकी जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग को जो है वो रोक रहे होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि कैंसर कीमोथेरेपी पे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, एलोप्लेशिया हो जाता है उनको। इसके अलावा कैंसर
के केसेस में हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे पास जर्नल टॉक्सिसिटीज़ हैं और जर्नल हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं साइड इफेक्ट हैं जो कि एंटी कैंसर ड्रग के यूज़ करने की वजह से जो है वो आ रहे होते हैं। अब एक किसी पर्टिकुलर बंदे को जो है वो कोई भी टाइप का कैंसर हो गया और अगर वो कैंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास अपनी मेटास्टेजाइजिंग स्टेज पे मतलब वो जो है वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमारे पास हम कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर किसी बंदे के अंदर हमें कैंसर को ट्रीट करना है तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, कट, बर्न एंड रिमूव। कि हम या तो उस कैंसर को कट कर दें, या तो उसको बर्न करें, या तो हम जो है वो उसको रिमूव कर दें। सही है। कट का मतलब ये है कि हम या तो सर्जरी करवाएं, बर्न का मतलब ये है कि हम या तो जो है वो क्या कहते हैं उसको जो है वो कीमोथेरेपी देके हम उसको सही करवाएं, या फिर हमारे पास जो है वो उसको रेडियोथेरेपी देके जो है वो उसकी रिमिशन को या जो है वो उसको रिमूव कर दें। तो दैट इज़ कि जब भी हम जो है वो क्या कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स और एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट जो होती हैं वो ना सिर्फ वही नहीं, मतलब जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस नहीं होगी, हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट और एंटी कैंसर ड्रग्स को तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सर्जरी भी करते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है ताकि हम उस कैंसर को मल्टीपल टारगेट से जो है वो क्या कहते हैं हम उसको अटैक कर सकें और जो है वो कैंसर को जो है वो ट्रीट कर सकें। मतलब हम कंबाइन अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली उन ट्यूमर्स के लिए जो सॉलिड होते हैं और जो मेटास्टेटिक होते हैं, मतलब जो अपने ओरिजिन से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मेटास्टेसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी में जाके जो है वो फैल रहे होते हैं। मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये सब चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि जब हमारे पास हम कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे तो कैंसर की ट्रीटमेंट में सिर्फ हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स और एंटी कैंसर ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा हम इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी वगैरह भी जो है वो कर रहे होते हैं। मतलब कंबाइन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है वो कैंसर को जो है वो टारगेट कर सकें। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं और एंटीनियोप्लास्टिक जो है वो एजेंट्स होते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स में और एंटी कैंसर एजेंट्स में जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास जो है वो सबसे पहली ड्रग जो आती है वो आती है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि नाम से ही जाहिर है कि ये डीएनए को जाके जो है वो अल्काइलेट कर देंगी। अल्काइलेशन का मतलब कि इनके अंदर जो है वो कार्बन एटम्स होंगे और वो कार्बन एटम्स जाके मतलब अल्काइल ग्रुप्स होंगे जो कि डीएनए को जाके अल्काइलेट कर देते हैं। सेकंड, हमारे पास ये डीएनए की क्रॉस लिंकिंग को भी जो है वो रोक रही होती है, डीएनए की क्रॉस लिंकिंग जो है वो करवा रही होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन को और डीएनए की अनवाइंडिंग या अनकॉइलिंग को जो है वो रोक रही होती है। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड, हमारे पास ड्रग्स कौन सी है, एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास क्या करनी है, ये मेटाबोलाइट्स को जाके जो है वो इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस के लिए और बॉडी में आरएनए की सिंथेसिस के लिए कुछ प्रिकर्सर्स और बायोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और उन प्रिकर्सर्स और बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब जैसे डीएनए की सिंथेसिस के लिए हमारे पास प्यूरिन और पायरामिडीन बेसिस चाहिए होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इनकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास उसके कुछ प्रिकर्सर्स होंगे, जैसे फॉलिक एसिड चाहिए होता है और डीटीएमपी, डीयूएमपी। तो उनकी सिंथेसिस के लिए फिर हमारे पास कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से एक एंजाइम जो है वो थाइमिडिलेट सिंथेटेज होता है। तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग क्या करती हैं, उन प्रिकर्सर की या उन बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को जाके जो है वो इनहिबिट कर देती है, उनके साथ इंटरफेयर करती हैं और उन प्रिकर्सर की और बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस को जो है वो रोक रही होती हैं ताकि डीएनए की सिंथेसिस जो है वो रुक जाए। सही है। अब जब बिल्डिंग ब्लॉक ही मौजूद नहीं होगा तो इमारत कैसे खड़ी होगी। फॉर सपोज ये हमारे पास डीएनए है, सही है। अब डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास क्या होती हैं, बेसेस होती हैं। बेसेस में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। सही है।
प्यूरिन और पायरामिडीन बेसिस के प्रिकर्सर्स कौन कौन होते हैं, उनमें हमारे पास जो है वो DTMP, DUMP, फॉलिक एसिड चाहिए होता है हमारे पास बेसिस बनाने के लिए। अब फॉलिक एसिड बनाने के लिए और DTMP और DUMP बनाने के लिए कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एंटी मेटाबोलाइट ड्रग क्या करती है, उन एंजाइम्स को जाके इनहिबिट कर देती है, या तो हमारे पास खुद जाके जो है वो इन प्रिकर्सर्स को रिप्लेस कर देती हैं, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास DNA की रेप्लिकेशन को, DNA की जो सिंथेसिस या प्रोडक्शन हो रही होती है उसको जो है वो रोक देती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि हमारे पास हम नेचुरल सोर्सेज से जो है वो आइसोलेट करते हैं, जो कि हमारे पास एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स में हमारे पास अगर हम एक क्लासिकल एग्जांपल लें तो हमारे पास विन अल्कलॉइड्स, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन, विन, तो ये सब क्या है, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा पोडोफाइलम पेंटेटम से भी हमारे पास कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें टेनिपोसाइड है, एटिपोसाइड है, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा कैम्पोटेका, एक्यूमिनेटा, उससे हमारे पास इरिनोटेकिन, टोपोटेकिन, ये सब भी हमारे पास क्या है, ये सब भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट जो हम आइसोलेट करते हैं वो हमारे पास जनरली एंटीबायोटिक होती है, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ साथ हमारे पास उनका एंटी कैंसर इफेक्ट भी होता है, जिसमें हमारे पास डॉक्सोरुबिसिन है, डेरेनोरुबिसिन है, एक्टिनोमाइसिन है, डेक्टिनोमाइसिन है। तो ये सब ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कैंसर होते हैं जो कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो रहे होते हैं, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से, हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में हमारे पास जो ईस्ट्रोजन इनका लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ईस्ट्रोजन फिर जाके ब्रेस्ट सेल्स जो होता है उनकी प्रोलिफिकेशन को इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट हो जाती है। तो उस केसेस में हम कुछ ऐसी हार्मोनल थेरेपीज जो है वो दे रहे होते हैं, या फिर हमारे पास एंटेगनिस्ट दे रहे होते हैं जो कि हमारे पास कैंसर को ट्रीट कर सके। जैसे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, हमारे पास हमें ईस्ट्रोजन को जो है वो ब्लॉक करना होता है उसके रिसेप्टर पे, ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म ना करे। तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है वो हम देते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देते हैं, इसमें हमारे पास टेमोक्सिफिन है, टोरमीफिन है, तो ये डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जो है वो हम दे रहे होते हैं हमारे पास जो है वो उनकी जो है वो सेल्स की प्रोलिफिकेशन को रोकने के लिए। और फिर मिसलिनियस एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास किसी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जरिए काम करती हैं, मतलब अदर देन दीज ड्रग के जो मैकेनिज्म है उनके किसी अदर मैकेनिज्म के जरिए जो है वो काम करती हैं। तो ये वाली ड्रग्स हमने बात कर ली कि एंटी कैंसर ड्रग्स में हमारे पास ये सारी जो है वो क्लासेस आती हैं, और इनमें भी फर्दर क्लासेस हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो यहाँ पर तो सेल है, जब कोई भी सेल जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास उसकी नॉर्मल डिवीजन होती है, और या तो हमारे पास वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। तो हमारे पास जब कोई भी एक हेल्दी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, तो कुछ ऐसे हमारे पास जब वो प्रोलिफरेट कर रहा होता है, डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, उसकी डिवीजन हो रही होती है, तो हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो कुछ बायोकेमिकल कंट्रोल्स होते हैं जो कि उस सेल की जो है वो डिवीजन और प्रोलिफिकेशन को कंट्रोल करे होते हैं, सही है। अच्छा, अब जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो वो जो है वो अपने यहाँ रिप्रोड्यूस करना होता है, तो वो एक हमारे पास स्टेप से जो है वो या फिर हमारे पास एक साइकिल से गुजरता है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल के कुछ स्पेसिफिक फेज होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहला फेज जो होता है वो क्या कहते हैं, हमारे पास इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज आता है, माइटोटिक फेज के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सेल जो कि अपनी माइटोसिस कंप्लीट कर चुका होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पास एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब या तो ये दो डॉटर सेल्स जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं, जो कि रेस्टिंग फेज होता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, या तो वो जो है वो मूव करते हैं G1 फेज के ऊपर। G1 फेज क्या कहलाता है, बेसिकली वो कहलाता है हमारे पास प्री सिंथेटिक गैप फेज। और G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में जब कोई भी सेल जो है वो एंटर करता है तो हमारे पास क्या होता है, वहां पर उस सेल के अंदर एंजाइम्स की जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, एंजाइम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की प्रिपरेशन के लिए जो है वो या प्रोडक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेल के अंदर फिर चेंजेस आना शुरू होती हैं। अब क्या होता है,
जब सेल जो है वो G1 फेज में जाता है, सही है। तो G1 फेज में जाने के बाद हमारे पास उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स की प्रोलिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो उसके अंदर गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो है वो अपने आप को जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, मतलब अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स होंगे वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देंगे, अपना पेयर बनाना शुरू कर देंगे, सही है। यानी कि जब एक सेल हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं G1 फेज में एंटर हो गया, तो G1 फेज में एंटर होने की वजह से उसमें क्या हुआ, उसमें ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक जो है वो रोल्स हुए, मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर जो है वो एंजाइम की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। कौन से एंजाइम की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑर्गेनल्स प्रोलिफरेट करना शुरू हो गए, प्रोटीन इंक्रीज हो गए और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल्स ने अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब जब वो सेल जो है वो G1 फेज से किस फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा, सही है। अब एस फेज जो होता है बेसिकली वो सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें सेल के अंदर जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, अब ये हमारे पास जो है वो एक सेल है, सही है, उसका ये डीएनए, सही है। अब डीएनए के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से स्टार्ट होती है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। अब होता है क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं हेलिकेस। हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, वो इस डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है उसको जो है वो अनवाइंड कर देता है, मतलब उसको करके खोल देता है, सही है। अब जब हेलिकेस एंजाइम ने क्या किया, हेलिकेस एंजाइम ने जो है वो इस स्ट्रैंड को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अनवाइंड कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये स्ट्रैंड जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास खुल गया। अब खुलने की वजह से क्या हुआ, जो डीएनए की जो बेसिस थी, जो न्यूक्लियोटाइड से जो बेस पेयर्स थे वो क्या हो गए, वो एक्सपोज हो गए। अब क्या होगा, अब इस डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, इससे एक न्यू स्ट्रैंड बनाना है। तो एक और एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, वो यहाँ आके जो है वो ऐड करता है और ऐड करके यहाँ पे जो है वो एडिशनल बेसिस को जो है वो ऐड करवा देता है, ताकि हमारे पास एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बेसिकली हमारे पास फॉर्म हो जाए, सही है। अच्छा, अब क्या होता है, अब जब जैसे ही हमारे पास हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इस डीएनए के स्ट्रैंड को जो है वो ओपन कर दिया, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड इनको जब ओपन किया तो जो आगे हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें जो है वो टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। टेंशन डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। सुपर कॉइलिंग होने की वजह से क्या होता है हमारे पास मतलब डीएनए के अंदर जो है टेंशन डेवलप हो जाती है। अब इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए के अंदर जो टेंशन आ रही होती है, जब डीएनए की अनवाइंडिंग होती है और जो टेंशन डेवलप होती है हमारे पास डीएनए के अंदर, तो उस टेंशन को जो है वो रिड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पे आके टोपो आइसोमेरेज एंजाइम बाइंड करता है और जो आगे टेंशन डेवलप होती है डीएनए के अंदर या सुपर कॉइलिंग हो रही होती है उसको जो है वो ये रोक देता है। अब टोपो आइसोमेरेज की भी जो है वो हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती है, टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2। टोपो आइसोमेरेज 1 नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे जाके जो है वो क्या कहते हैं सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। और टोपो आइसोमेरेज 2 जो कि हमारे पास दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे जाके जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वहां पे जाके जो है वो सुपर कॉइलिंग को टेंशन को जो है वो रिड्यूस करेगा, सही। अब क्या हुआ, अब जब यहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग हो गई, डीएनए पॉलीमरेज ने हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जो है वो ऐड कर दिया और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, तो अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जब सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, अब सेल क्या करता है, एस फेज से जो है वो G2 फेज की तरफ जो है वो मूव करता है। अब G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में सेल जो है वो फर्दर अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं अपने आप की ग्रोथ को जो है वो कंटिन्यू करता है और इसके साथ साथ जो है वो अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेके आ रहा होता है और अपने आप को जो है वो माइटोसिस के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। अब जब सेल ने जो है वो माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने आप G2 फेज में जब सेल पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपने आप को कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास, और रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, सही है। अब क्या होता है, अब जब सेल G2 फेज के बाद कहाँ मूव करते हैं, वो माइटोटिक फेज में जाता है। माइटोटिक फेज में क्या होता है, सेल की जो है वो सेल के अंदर जो है वो चेंजेस होती है। माइटोटिक फेज में क्या होता है, बेसिकली अब एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन उसको दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के लिए पहले हमारे पास डिफरेंट फेजेस से जो है गुजरना होता है। सबसे पहला फेज कौन सा होता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले जब सेल जो है वो प्रोफेज में पहुंचता है तो हमारे पास सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, सही है। होता क्या है,
न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं, सही है, वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को जो है वो कंडेंस फॉर्म में लेके आते हैं, अपने आप की उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। और हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो है वो एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम जो है वो काइनेटोकोर कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ से क्रोमोसोम अटैच हुआ होता है, सही है। यानी कि जब सेल प्रोफेज स्टेज में जाता है तो हमारे पास क्या होता है, उसका जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं, और जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, सही है। और जब वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपने जो है वो पोल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर जाते हैं, सही है। अब जब सेल जो है वो प्रोफेज के स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो वो किस स्टेज में आता है, मेटाफेज के स्टेज में आता है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल्स जो है वो अपने अपने अपोजिट पोल तक जो है वो मूव करते हैं और वो फिर जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, सही है। वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो अलाइन कर लेते हैं बेसिकली इस सेल की जो है वो सेंटर पोजीशन के ऊपर या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो सेंटर ऑफ द सेल के ऊपर या फिर इक्वेटोरियल प्लेट जिसे हम कहते हैं वहां पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब हमारे पास जो है वो मेटाफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है जब हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को सेल की सेंट्रल पोजीशन के ऊपर या फिर इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब जब सेल मेटाफेज का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एनाफेज में चले जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, हमारे पास जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो है वो रेडिएट कर रहे होते हैं, सही है, वो क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स को जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, जो काइनेटोकोर्स होते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, वहां पे जाके स्टिक कर जाते हैं, सही है। ये क्रोमोसोम है, सही है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर बीच में क्या है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, मतलब ये एक सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है पूरा इसका, सही है। अब क्या होता है, अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये जाके हमारे पास इस सेंट्रोमियर से जाके जो है वो ये काइनेटोकोर से जाके जो है वो अटैच कर जाते हैं, सही है। ये वाला जो है वो मतलब एक सेंट्रियोल इस वाले पोल पे है और एक सेंट्रियोल इस वाले पोल पे, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, मतलब इस साइड से भी आ रहे होते हैं, इस साइड से भी आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक पुलिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। पुलिंग के मैकेनिज्म स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, सेपरेट कर लेता है, मतलब आधा क्रोमोसोम इस तरफ चले जाता है और आधा क्रोमोसोम इस तरफ चले जाता है, सही है। अब क्या होता है, अब जैसे ही हमारे पास एनाफेज की स्टेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की जो है वो पोलिंग स्टार्ट हो जाती है। और क्रोमोसोम की जब पोलिंग स्टार्ट होती है क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने पोल पे जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, सही है। और ये फेज क्या कहलाता है, एनाफेज कहलाता है, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो रही है और क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो है उन्हें पुल कर रहे हैं। अब जब हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो मतलब सेल जब एनाफेज के स्टेज में होता है तो एनाफेज के बाद वो किस फेज में चला जाता है, टीलोफेज में चला जाता है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कहते हैं, अपने पोल की तरफ जो है वो मूव कर देते हैं, सही है। क्रोमोसोम्स जो है वो अपने पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं और अपने जो है वो क्या कहते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव हो जाते हैं और हमारे पास जो है वो माइटोसिस का जो फिनोमेना होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, टीलोफेज के स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वापस से अपने आप को जो है वो फॉर्म करना शुरू कर देती है और जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी अपीयर होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का फिनोमेना होता है कि न्यूक्लियस की जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, और जो है वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ जो है वो सेल की जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके बाद सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस के फिनोमेना में चले जाता है, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में चला जाता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अब ये सेल जो होता है इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है और एक सेल से हमारे पास जो है वो दो सेल जो है वो बेसिकली बन जाते हैं, सही है, जिनका अपना अपना न्यूक्लियस होता है और जिनके अपने अपने जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो है वो इस तरह से हमारे पास सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि सबसे पहले सेल ने अपने आप को G1 फेज में लेके गया, G1 से फिर वो S फेज में लेके गया, S फेज के बाद वो G2 में गया और G2 के बाद वो M फेज में गया। हम ये
सेल साइकिल का फिनोमेना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ही डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से एक सेल जो है वो कैंसर सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ चेक पॉइंट होते हैं जो कि इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक चेक पॉइंट क्या होता है, जीवन फेज चेक पॉइंट होता है कि जीवन पे जो है वो जब सेल जो है वो हमारे पास जीवन फेज में एंटर हो रहा होगा या जीवन फेज से एस फेज में एंटर होने से पहले वो चेक होगा कि उसका जो डीएनए है वो डैमेज तो नहीं है, मतलब वो सेल डैमेज स्टेज में तो नहीं है कि उस पर कोई ऐसी डैमेजिंग तो नहीं हो गई, तो यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग होगी। इसके अलावा एस फेज में जब वो सेल आएगा तो उसकी फिर चेकिंग होगी कि उस सेल पे कोई डैमेज तो नहीं है, और जब वो एस फेज से G2 फेज में जा रहा होगा तो वहाँ पर भी उसकी चेकिंग होगी कि डीएनए प्रॉपर है या सेल में कोई डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि इस सेल साइकिल को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और क्वालिटी ऑफ सेल को जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि आया सेल उस पर्टिकुलर क्वालिटी का है कि वो हमारे पास आगे जो है वो सेल साइकिल के प्रोसेसेस को या स्टेप्स को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास उस स्टेप्स में जा सके और सेल साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो ये डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब होता है क्या है बेसिकली, अगर हमारे पास ये जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास सेल साइकिल इनको कंट्रोल कर रहे हैं और जो क्वालिटी ऑफ सेल को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं या तो ये रेगुलेटरी प्रोसेसेस का मैकेनिज्म जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारे पास क्या होता है, जो सेल होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या करता है, वो जो है वो डैमेज सेल ही जो है वो सेल साइकिल में चले जाते हैं और फिर वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और फिर इस तरह से हमारे पास कैंसर सेल में जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, हमने ये सेल साइकिल क्यों पढ़ी, क्योंकि हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास जो है वो इन्हीं सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स पे जाके जो है वो सेल को टारगेट कर रही होती हैं। कुछ ड्रग्स जो होंगी जो माइटोटिक फेज में जाके जो है वो टारगेट करेंगी, कुछ ड्रग्स जो है वो जीवन फेज में टारगेट करेंगी, कुछ ड्रग्स जो है वो एस फेज पे टारगेट कर देंगी। तो ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पास जो है वो एंटी कैंसर ड्रग जो है वो क्या कहते हैं सेल को जो है वो कैंसर सेल को किसी भी फेज में या तो हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक फेज में जो है वो सेल को जो है वो टारगेट कर सकती हैं। सही है। जिसमें हमारे पास दो, इसी बिना पे हम एंटी कैंसर ड्रग को जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। वो एंटी कैंसर ड्रग जो कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर फेज में जाके हमारे पास सेल को जो है वो किल करेंगी या सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगी, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। और वो हमारे पास ड्रग्स एंटी कैंसर ड्रग जो कि किसी भी फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर जाके सेल को टारगेट कर सकती हैं और किल कर सकती हैं, दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। जैसे हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो विनकल कलॉइड्स होते हैं वो हमारे पास माइटोटिक फेज में जाके जो है वो कैंसर सेल को जो है वो अरेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास उसकी ग्रोथ को अरेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो हमारे पास एस फेज पे जाके जो है वो अपना काम कर रही होती हैं। इसके अलावा जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होती हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करती हैं, वो किसी भी जो है वो क्या कहते हैं, जब सेल जो है वो किसी भी फेज में हो, चाहे वो एस फेज में हो, G1 फेज में हो, M फेज में हो, G2 फेज में हो, वो किसी भी फेज में जाके जो है वो टारगेट कर सकती है, इसलिए वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। तो हमें ये सेल साइकिल पढ़ना क्यों ज़रूरी थी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो है वो सेल किन किन फेजेस से गुजरते हुए अपने आप को डिवाइड करता है। और हमारे पास ये जानना क्यों ज़रूरी होता है कि ताकि हम जो है वो उसको ऐसे स्टेज पे जो है वो टारगेट कर सकें जो कि हमारे पास जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब वो बहुत सेंसिटिव, जब सेल अपने सेंसिटिव स्टेज में हो तो हम वहीं पर ही उसको जाके टारगेट कर सकें ताकि हमारे पास डैमेजिंग ज़्यादा हो और कैंसर जो है वो ट्रीट हो सके। तो ये वाली बात है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये तो हमने नॉर्मल सेल साइकिल की डिस्कशन कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से एक सेल जो है वो कैंसर सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है और एक जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ऐसे सेल डेथ हो रही होती है। सही है। या तो हमारे पास क्या होता है, सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद अगर सेल जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हुआ है तो वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा। सही है। लेकिन अगर वो सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगा, उस सेल की जो है वो एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो यानी कि दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म क्या है, एक मैकेनिज्म जो सेल को डिवाइड करवा रहा है ताकि हमारे पास सेल अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो पूरी करे, और या तो हमारे पास अगर सेल सही तौर पे डिवाइड नहीं हुआ तो सेल की जो है वो डेथ हो जाए। यानी कि एक सेल पहले जो है वो डिवीजन का फिनोमेना है और एक सेल
डेथ का फिनोमेना है, सही है। अब इन दोनों में बैलेंस होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी का जो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है। अगर इन दोनों में डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, फॉर सपोज अगर सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सेल डेथ का फिनोमेना जो है वो कम हो गया, तो हमारे पास सेल जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और एबनॉर्मली डिवाइड होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर सेल में डेवलप हो जाएगा। तो एक मेन रीज़न क्या है कि बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है, जो अपनी मैकेनिक्स है, या जो सेल डिवीजन को और जो सेल डेथ के प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ गई, यहाँ पे हमारे पास उनका लॉस हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कैंसर की डेवलपमेंट हो सकती है, सही है। अच्छा, वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो कि हमारे पास जो है वो सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो टाइप की जीन्स होती हैं, एक हमारे पास प्रोटो ऑन्को जीन्स होती है और एक हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। प्रोटो ऑन्को जीन्स क्या होती है, बेसिकली ये ऐसी जीन्स होती हैं जो कि हमारे पास सेल डिवीजन को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, और ये जो होती हैं बेसिकली ये हमारे पास जो है वो क्या करती हैं, ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होती हैं, ये ऐसी जीन्स होती हैं जो कि हमारे पास जो है वो सेल को जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने से रोक रही होती हैं। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये एक चेक पॉइंट के तौर पे काम करती हैं। ये जो है वो चेक कर रही होती हैं कि जो हमारे पास प्रोटो ऑन्को जीन्स हैं वो हमारे पास प्रॉपर्ली अपना वर्क कर रही हैं या नहीं, सही है। ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम से ही जाहिर है कि वो हमारे पास सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकेंगी, सेल की ग्रोथ को एक लिमिट तक रखेंगी कि वो हमारे पास कैंसर सेल में डेवलप ना हो जाए। अब होता क्या है, कैंसर किस वजह से होता है हमारे पास, इस वजह से होता है कि हमारे पास जो प्रोटो ऑन्को जीन्स होती है या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं उनमें जो है वो म्यूटेशन हो जाती है। कोई भी हमने ऐसा केमिकल जो है वो केमिकल से हम एक्सपोज हो गए, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस आ गया जो कि कार्सिनोजेनिक है या म्यूटाजेनिक है, उसने क्या किया, उसने जाके जो है वो इस प्रोटो ऑन्को जीन्स में या तो इन ट्यूमर सप्रेसर जीन में जो है वो म्यूटेशन करवा दी। अब क्या हुआ, अब इन ट्यूमर सप्रेसर जीन में या हमारे पास इन प्रोटो ऑन्को जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, कुछ चेंजेस प्रोड्यूस हुई। अब क्या होता है, जब कोई भी प्रोटो ऑन्को जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन का मतलब ये हमारे पास एक जीन है, जीन में क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में क्या है, फर्दर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स हैं। अब उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर में डिस्टर्बेंसेस आ गई या म्यूटेशन हो गई, तो हमारे पास क्या हुई, प्रोटो ऑन्को जीन्स जो होती हैं किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सही है। और ये जो ऑन्को जीन्स होती हैं क्या करती हैं, ये जाके हमारे पास ऑन्को जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक सेल को जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है वो एक्सपोज करवाने के लिए, उसका कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, सही है। अब क्या होता है, अब जब ये प्रोटो ऑन्को जीन्स जो है वो ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो गई, तो अब क्या होगा, अब सेल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि वो बाहर से जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है वो क्या करे, एक्सपोज हो, सही है। अच्छा जी, इसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे ही कोई भी हमारे पास वायरल कार्सिनोजन आएगा, या हमारे पास कोई भी केमिकल आएगा, या कोई भी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो कि कैंसर को इंड्यूस करवा सके, उससे ये सेल जो है वो क्या करेगा, बेसिकली उससे ये सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और ये ऑन्को जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और फिर सेल को जो है वो सिग्नल देंगी कि ये कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहे। अब ये सेल कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो ये सेल कैंसर जो है वो डेवलप कर लेगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास एक तो ये मैकेनिज्म है कैंसर डेवलपमेंट का, दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है जो ट्यूमर की डेवलपमेंट को रोक रही है, या हमारे पास सेल की जो ग्रोथ है उसको हमारे पास लिमिट करके रखी है कि सेल जो है एबनॉर्मली डिवाइड ना करे, या तो इन ट्यूमर सप्रेसर जीन में एक ऐसी म्यूटेशन आएगी जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इनका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या ये म्यूटेटेड हो जाएंगी कि ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होंगी, ये हमारे पास सेल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होगी उसको जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास उस प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगी, और जो है वो सेल एबनॉर्मली डिवाइड होता रहेगा, और जो है वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कैंसर जो है वो डेवलप होगा, किस वजह से डेवलप होगा, या तो हमारे पास प्रोटो ऑन्को जीन्स की म्यूटेशन होगी, या वो ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सेल की जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, या तो हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देंगी, और जो है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को रेगुलेट नहीं कर पाएंगी। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारे पास कैंसर की डेवलपमेंट होती है, सही है। तो यहाँ पे आके हमने इनको थॉरली जो है वो क्या कर लिया, हमने जो है वो डिस्कस कर लिया।
सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारी सेल साइकिल होती है उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारे साइटोप्लाज्म में जो है वो कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो है वो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जब सेल जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में जाता है तो हमारे पास उस एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हमारे पास सेल को जो है वो कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ताकि सेल जो है वो ईजिली हमारे पास उस सेल साइकिल से जो है वो पास हो सके। अब वो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास साइक्लिन्स और एक होते हैं हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। साइक्लिन्स क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन्स है, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास ये एंजाइम है और ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये हमारे पास साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जब ये साइक्लिन के ऊपर डिपेंड करेंगे यानी कि जब साइक्लिन आके इनको एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये अपनी काइनेजेस एक्टिविटी शो करेंगे। काइनेज का मतलब ये है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे किसी और प्रोटीन्स के अंदर, और जब फॉस्फेट ग्रुप किसी भी प्रोटीन के अंदर ऐड होगा तो कुछ प्रोटीन्स जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ प्रोटीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास जब सेल जो है वो डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं स्टेप्स ऑफ सेल साइकिल से गुजर रहा होता है तो वहाँ उसको जो है वो कुछ जो है वो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसमें कौन कौन से प्रोटीन हैं, साइक्लिन्स हैं और हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। फॉर सपोज अगर हम साइक्लिन्स की बात करें, अब वो कौन कौन से साइक्लिन्स हैं, जीवन साइक्लिन्स जो जीवन फेज में काम करेंगे, एस साइक्लिन्स जो कि एस फेज में काम करेंगे, माइटोटिक साइक्लिन्स जो कि एम फेज में काम करेंगे। अच्छा, ये जो साइक्लिन्स होते हैं इनका जो लेवल होता है सेल के अंदर वो हमारे पास बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फॉर सपोज ये हमारे पास एक सेल है, सही है, अभी अपने जीवन फेज में, सही है, जीवन फेज के बाद वो किस फेज में जाएगा, वो जाएगा एस फेज में। एस फेज के बाद किस फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, सही है। G2 फेज के बाद वो किस में जाएगा, वो जाएगा एम फेज में, सही है। अब ये जो सेल की पैसेज है, G1 फेज से एस फेज से G2 फेज, G2 फेज से एम फेज, तो ये किससे कंट्रोल हो रही होगी, ये साइक्लिन से कंट्रोल हो रही होगी। और ये साइक्लिन जो है वो हर एक स्पेसिफिक जो है वो स्टेज ऑफ द सेल साइकिल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। G1 फेज में कौन सा साइक्लिन होगा, G1 साइक्लिन, और G1 साइक्लिन कौन सा होता है, डी साइक्लिन, सही है। जब सेल एस फेज में जाएगा तो एस फेज में कौन से साइक्लिन होंगे, एस फेज साइक्लिन, और वो कौन कौन से होते हैं, साइक्लिन ई और साइक्लिन ए। और जब सेल जो है वो G2 फेज से एम फेज में जाएगा तो वो कौन से साइक्लिन के जरिए जाएगा, वो बी साइक्लिन के जरिए जाएगा, सही है। यानी कि हमारे पास जब सेल जो है वो G1 फेज में होगा तो कौन से साइक्लिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, डी साइक्लिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, बाकी सब साइक्लिन जो है वो कम होंगे। और जब सेल एस फेज में होगा तो कौन से साइक्लिन का लेवल बढ़ा होगा, साइक्लिन ई और साइक्लिन ए का लेवल बढ़ा होगा, बाकी साइक्लिन जो है वो कम होंगे। और जब सेल एम फेज में होगा तो माइटोटिक साइक्लिन बड़े होंगे एज कम्पेयर टू दीज टू साइक्लिन। मतलब इन साइक्लिन्स का जो लेवल होता है वो विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल जो है वो राइज या फॉल हो रहा होता है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा होता है, एक जैसा नहीं रहता, सही है। तो यहाँ पे हमने ये बात को डिस्कस कर लिया कि ये साइक्लिन्स होंगे जो कि हमारे पास सेल की पैसेज को जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो साइक्लिन के अलावा और दूसरे टाइप के जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास साइक्लिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये साइक्लिन के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, और जब साइक्लिन से ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये काइनेजेस एक्टिविटी शो करेंगे। काइनेजेस का मतलब होता है ऐसे एंजाइम्स जो कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं हमारे पास किसी भी डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर, सही है। और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई भी प्रोटीन जो है वो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो तो वो हमेशा एक्टिवेट हो, वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है फॉस्फेट ग्रुप के ऐड होने के बाद। अब कौन कौन से हमारे पास साइक्लिन्स होते हैं, जिस तरह से साइक्लिन अपने स्टेज के लिए स्पेसिफिक थे, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास हर एक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल के अंदर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ऐसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस भी जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे पास हमने बात की थी ना कि जब सेल G1 फेज में होता है तो G1 फेज में हमारे पास कौन से साइक्लिन होते हैं, G1 साइक्लिन ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास G1 फेज में कौन से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होंगे, CDK4 होंगे। एस फेज में कौन से होंगे, CDK2 होंगे। एम फेज में कौन से होंगे, CDK1 होंगे, सही है। मतलब हर एक स्पेसिफिक जो है वो सेल साइकिल के स्टेज के अंदर स्पेसिफिक साइक्लिन होंगे और स्पेसिफिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होंगे, सही है। तो ये हमने बात कर ली। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, सही है।
बेसिकली जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस होंगे उनका जो लेवल होगा बेसिकली वो हमारे पास स्टेबल रहेगा, मतलब वो ज़्यादा या कम नहीं होंगे, वो एक स्टेबल लेवल पे होंगे। और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को जो है वो अपने एक स्पेसिफिक साइक्लिन के साथ जाके बाइंड करना होता है। और हमने पहली बात की कि साइक्लिन जो होते हैं उनका लेवल जो है वो बढ़िया कम रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सही है, सही है। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास सेल जब जीवन फेज में होता है, सही है, जैसे सेल आ गया जीवन फेज के अंदर, सही है। जीवन फेज में कौन सा साइक्लिन मौजूद होगा, साइक्लिन डी मौजूद होगा। सही है, साइक्लिन डी होगा। अब साइक्लिन डी क्या करेगा, साइक्लिन डी सबसे पहले किसको बाइंड करवाएगा अपने साथ, वो बाइंड करवाएगा CDK4 को। सही है। अब ये CDK4 जो है वो बेसिकली उसका लेवल जो है वो प्रेजेंट होगा जीवन फेज के अंदर, और साइक्लिन डी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा जीवन फेज के अंदर। अब क्या होगा कि साइक्लिन डी जो है वो CDK4 को जाके जो है वो एक्टिवेट करेगा। हमने ही बात की ना कि हमारे पास सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए साइक्लिन्स होते हैं और CDKs होते हैं। अब CDKs को अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिन के साथ जाके बाइंड करना होता है, लेकिन हर एक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल का एक स्पेसिफिक जो है वो साइक्लिन होता है और एक स्पेसिफिक CDK होता है। जैसे जीवन फेज में कौन से साइक्लिन होते हैं, साइक्लिन डी होता है, सही है। और जीवन फेज में कौन से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, CDK4 होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही सेल जीवन फेज में जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एंटर होगा, तो साइक्लिन डी जाके सबसे पहले किसको एक्टिवेट करेगा, CDK4 को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही CDK4 एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमने पहले ही बात की कि CDK4 क्या है, काइनेज है। काइनेज का काम क्या होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो ऐड करेगा डिफरेंट डाउन स्ट्रीम प्रोटीन्स के अंदर, और वो जो प्रोटीन्स जब फॉस्फोलाइलेट होंगे तो वो इस सेल साइकिल के प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करेंगे। सही है, तो इस तरह से हमने बात कर ली कि जो सेल साइकिल के प्रोसेस को जो चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास साइक्लिन होते हैं और साइक्लिन डिपेंडेंट जो है वो काइनेजेस होते हैं। सही है। इसी तरह से बिल्कुल जब जीवन फेज से वो हमारे पास सेल गुजर गया तो वो किस फेज में एंटर करेगा, वो एंटर करेगा एस फेज में। अब एस फेज में कौन से साइक्लिन होते हैं, एस फेज में हमारे पास ए और जो है वो ई साइक्लिन्स होते हैं। सही है। और कौन से हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, CDK2 होता है। सही है। अब जैसे ही सेल जो है वो एस फेज में मूव करेगा तो हमारे पास साइक्लिन ए और साइक्लिन ई जो होंगे वो जो है वो इस CDK2 से बाइंड कर जाएंगे, और जब इस CDK2 से बाइंड करेंगे तो ये CDK2 क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये CDK2 एक्टिवेट होगा तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स को जाके फॉस्फोलाइलेट करेगा, और जब वो प्रोटीन फॉस्फोलाइलेट होंगे तो हमारे पास वो इस सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होंगे। सही है। अब इसी तरह से बिल्कुल जब सेल जो है वो G2 फेज में जाएगा, या G2 फेज से जो है वो M फेज में जाएगा, तो M फेज में हमारे पास कौन से साइक्लिन्स होते हैं, B साइक्लिन्स होते हैं। सही है। और ये B साइक्लिन्स क्या करेंगे, ये जाके CDK1 को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। सही है। या CDK1 जो है वो इनसे बाइंड करेगा, और जब CDK1 बाइंड करेगा तो CDK1 एक्टिवेट हो जाएगा, और जब CDK1 एक्टिवेट होगा तो हमारे पास वो डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोलाइलेशन करवाएगा, और डिफरेंट प्रोटीन की फॉस्फोलाइलेशन करने की वजह से जो प्रोटीन फॉस्फोलाइलेट होंगे वो हमारे पास सेल साइकिल को जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। बस फर्क क्या है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को अपना काम करने के लिए साइक्लिन की ज़रूरत होती है, और हर एक साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस अपने स्पेसिफिक एक फेज ऑफ द सेल साइकिल के लिए स्पेसिफिक होता है कि, और फर्क क्या है कि साइक्लिन का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है और कम होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। लेकिन जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, मतलब उनका लेवल जो है वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, सिर्फ वो एक अप्रोप्रिएट लेवल पे जो है वो बैलेंस रहेंगे। सही है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इस तरह से जो है वो जब सेल हमारे पास एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा होता है तो इस तरह से उसकी जो पैसेज होती है वो जो है वो कंट्रोल हो रही होती है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जब हमारे पास सेल जो है वो माइटोटिक फेज के एनाफेज के स्टेज में आता है तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट हो रही होती है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो एनाफेज को प्रोमोट करेंगे। सही है।
एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को हम साइक्लोसोम्स भी कहते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम जो है वो एपीसी और सीबी कहते हैं। अब ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाफेज के जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास स्टेप को जो है वो प्रमोट करेंगे। हमने बात की थी कि एनाफेज के स्टेप में क्या होता है, एनाफेज में हमारे पास जो है वो ये बात की थी कि हमारे पास जब जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कहते हैं अपने इक्वेटेरियल लाइन पे जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अरेंज हो जाते हैं, या अपने आप को जो है वो इक्वेटर ऑफ द सेल के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। तो अब स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल से जो है वो रेडिएट होना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो काइनेटोकोर्स होते हैं उसको जाके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अटैच कर जाते हैं। सही है। अब क्या होता है, अब जब ये पुलिंग स्टार्ट होती है तो पुलिंग स्टार्ट में क्या होता है, पुलिंग जब स्टार्ट होती है जब ये स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम्स को खींचते हैं कि वो हमारे पास अपनी पोल की तरफ मूव करें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन क्रोमोसोम्स की जो है वो ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इन क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस प्रोसेस को जो हमारे पास रेगुलेट कर रहा होता है वो हमारे पास कौन होता है, एनाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कोहेजन। ये कोहेजन क्या करता है, ये कोहेजन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो इन क्रोमोसोम्स को जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है वो जोड़ के रखा हुआ होता है, उनको सेपरेट होने नहीं देता। तो एनाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस कोहेजन की डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देता है। जब उस कोहेजन की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब ये जो क्रोमोसोम जो अभी पेयर की फॉर्म में मौजूद है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनकी सेपरेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सेपरेट होते हैं तो स्पिंडल फाइबर उन्हें आगे पुल करना शुरू करते हैं, और जब स्पिंडल फाइबर उन्हें पुल करना शुरू करते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और साइड बाय साइड हमारे पास यहाँ पे माइटोटिक बी जो साइक्लिन होता है उसकी डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह से काम कर रहे होते हैं। सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि जो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होंगे। अब कुछ ऐसे हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास सेल साइकिल मतलब सेल की क्वालिटी को भी जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आया जो हमारे पास सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी का है कि वो आगे हमारे पास सेल साइकिल में जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, मतलब आगे स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल में जा सकता है या नहीं। अब जैसे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक सेल साइकिल का प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सबसे पहले G1 फेज आता है। सही है, फिर हमारे पास G2 फेज S फेज आता है, फिर हमारे पास G2 फेज आता है, और फिर हमारे पास M फेज आता है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास सेल की क्वालिटी को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। एक चेक पॉइंट जो है वो तब होता है जब हमारे पास G1 फेज से सेल जो है वो S फेज में जा रहा होता है। सही है, और जब हमारे पास क्या कहते हैं, एक चेक पॉइंट तब होता है जब हमारे पास ऐसे सेल जो है वो G2 फेज में चले जाता है, और G2 फेज से जब वो M फेज में जा रहा होता है। सही है, जहाँ पे सेल की क्वालिटी चेक की जाती है, सेल की डीएनए की क्वालिटी चेक की जाती है कि जो डीएनए सेल के अंदर मौजूद है वो डैमेज फॉर्म में तो नहीं है। अगर वो डीएनए जो है वो डैमेज फॉर्म में होता है या सेल जो है वो डैमेज होता है तो हमारे पास क्या होता है, वो जो हमारे पास जो सेल साइकिल का प्रोसेस होता है, या जो हमारे पास सेल साइकिल का प्रोसेस है, सेल को जो है वो नेक्स्ट फेज में एंटर होता है, वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, और वो तब तक स्टॉप रहता है जब तक डीएनए जो है वो डीएनए की जो डैमेज है वो रिपेयर ना हो जाए, और डीएनए जो है वो बेसिकली रिपेयर ना हो जाए। अगर हमारे पास डीएनए रिपेयर नहीं होगा तो हमारे पास सेल की जो है वो डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, और सेल जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सही है। अच्छा, अब हमने बात की कि हमारे पास यहाँ पे डीएनए डैमेज के कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। सही है, वो चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, वो जो है वो डैमेज ऑफ द डीएनए को जो है वो सेंस कर रहे होते हैं कि हमारे पास डीएनए डैमेज तो नहीं है। अब वो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एक चेक पॉइंट कब होता है, जब हमारे पास G1 फेज से, सही है, सेल जो है वो S फेज में जाने वाला होता है। सही है, और एक चेक पॉइंट कब होता है, जब वो S फेज से जो है वो G2 फेज में चले जाता है। सही है, और एक चेक पॉइंट कब होता है, जब वो G2 फेज से M फेज में जा रहा होता है। सही है, मतलब जब सेल G1 फेज से S फेज में जा रहा होगा तब उसकी एक यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा जिससे उसको गुजरना होगा, जहाँ से गुजरने होगा ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो चेक की जा सके, ताकि डीएनए की क्वालिटी चेक की जा सके कि डीएनए अपनी जो है वो एक
एक स्टेट में मौजूद है, मतलब डीएनए को कुछ डैमेज नहीं हुआ और डीएनए डैमेज स्टेट में तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज स्टेट में होगा तो सेल साइकिल यहीं रुक जाएगी, वो सेल आगे स्टेप में नहीं जा पाएगा और वो तब तक रुकी रहेगी जब तक ये डीएनए की डैमेज जो है वो रिपेयर ना हो जाए। अगर डीएनए की डैमेज रिपेयर हो जाती है तो सेल साइकिल फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर डीएनए की डैमेज यानी कि डीएनए इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ होगा कि वो वापस से रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर वहीं सेल की जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा, अब जैसे ही सेल जो है वो जीवन फेज से जो है वो एस फेज में जा रहा होगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा जो उसकी डीएनए को जो है वो चेक करेगा। अगर डीएनए अगर जीवन फेज में जो है वो डीएनए जो सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है अगर वो डैमेज स्टेज में होगा, सही है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो सेल साइकिल का प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब क्या होगा, बेसिकली हमने बात की थी ना कि हमारे पास जीवन फेज में कौन सा हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मौजूद होता है। वहां पर हमारे पास जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है वो हमारे पास कौन सा है, सी डी के जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 प्रेजेंट होता है। और एस फेज में कौन सा काइनेज प्रेजेंट होता है, सी डी के 2 प्रेजेंट होता है। सही है। और हमारे पास एम फेज में कौन सा काइनेज प्रेजेंट होता है, सी डी के 1 काइनेज प्रेजेंट होता है। सही है। और हमने बात की थी ये काइनेजेस क्या कर रहे थे, ये काइनेजेस जो है वो सेल को एक फेज से दूसरे फेज में जो है वो पास करने के लिए जो है वो मदद कर रहे थे। अब क्या होगा, अब जैसे ही हमारे पास जब सेल जीवन फेज से एस फेज में मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट आएगा जो उसके डीएनए को चेक करेगा। अगर उसने चेक करा और चेक करने के उसको ये पता चला कि डीएनए डैमेज है तो डीएनए डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वो सेल को आगे मूव नहीं करवाएगा। अब वो सेल को आगे मूव किस वजह से नहीं करवाएगा, वो इस CDK2 की एक्टिविटी को जाके जो है वो इनहिबिट कर देगा। मतलब CDK2 जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब CDK2 इनहिबिट हो जाएगा तो CDK2 क्या कर रहा था, वो उसको एस फेज से आगे मूव करवाने में मदद कर रहा था सेल को। और जब CDK2 इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास सेल साइकिल की प्रोग्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। और ये जो है वो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन तब तक इनहिबिट रहेगी जब तक उसका डीएनए जो है वो रिपेयर ना हो जाए। और जब तक उसका डीएनए रिपेयर नहीं होता, डीएनए किसके जरिए रिपेयर होता है, BRCA2 एक प्रोटीन होता है या जीन होती है जो कि डीएनए को रिपेयर करवाती है। और जब हमारे पास डीएनए रिपेयर हो जाता है तो वापस से हमारे पास जो है वो सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर डैमेज इस डीएनए की इतनी ज़्यादा होगी कि वो रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर सेल अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेता है एपोप्टोसिस के जरिए, ताकि वो एबनॉर्मल सेल जो है जिसके पास डीएनए डैमेज फॉर्म में है वो सेल साइकिल में ना जाए और वो डिवाइड ना हो। अगर ऐसा हुआ, अगर इन चेक पॉइंट्स में जो है वो कोई डिस्टर्बेंसेस आ गई कि CDK2 अपना काम सही से नहीं कर रहा है या चेक पॉइंट सही से चेक नहीं कर रहे और एबनॉर्मल डीएनए या डैमेज डीएनए वाला सेल एस फेज से चला गया, एस फेज के बाद वो G2 फेज में चला गया और G2 के बाद वो M फेज में भी चला गया, तो वही सेल जो है वो डिवाइड होगा और उस सेल में क्या होगा, डैमेज डीएनए मौजूद होगा। और फिर वो डैमेज डीएनए क्या करेगा, वो जो है वो कैंसर जो है वो प्रोड्यूस करवा देगा। मतलब वो सेल अब कैंसर सेल में डेवलप हो जाएगा। तो ये चेक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। सही है। बिल्कुल इसी तरह से एक चेक पॉइंट क्या हुआ, जब सेल जो है वो G1 फेज से एस फेज में जाने लगा तो उससे पहले हमारे पास एक चेक हुआ उसका। अब यहाँ से जब चेक हो गया कि वो डैमेज जो वो डीएनए जो है वो सही है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो G2 फेज से G2 फेज से जब वो M फेज में जब मूव करेगा तो उसकी फिर जो है वो चेकिंग होगी। M फेज में किस तरह से चेकिंग होगी, M फेज में बताया कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 जो है वो मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट आता है। अब ये चेक पॉइंट क्या करेगा, अब ये चेक पॉइंट जो है वो उस सेल को जो हमारे पास S फेज से होता हुआ आया है उसको चेक करेगा कि उसका डीएनए जो है वो डैमेज फॉर्म में तो नहीं है। अगर वो डीएनए डैमेज फॉर्म में होगा तो वो सेल साइकिल को यही रोक देगा। और वो सेल साइकिल किस तरह से रुकेगी, वो जो है वो CDK1 को जो है वो इनहिबिट करेगा और सेल जो है वो आगे हमारे पास फिर G2 फेज से माइटोसिस फेज में नहीं जाएगा। सही है। इस तरह से जो है वो डीएनए की चेकिंग हो रही होती है। ये डीएनए की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर डीएनए की चेकिंग नहीं हुई तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेल जो है वो डैमेज डीएनए को साथ लेकर जो है वो आगे मूव करेगा और डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करने की वजह से वो सेल जो है वो कैंसर सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो एक चेक पॉइंट क्या हुआ, एक चेक पॉइंट जब वो एस फेज में जाने से पहले हुआ उसका चेक, और एक कब हुआ, जब वो G2 फेज से M फेज में मूव कर रहा था, जब उसकी चेकिंग हुई। सही है। और वही वाली बात है, जब चेक होने के बाद ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास डीएनए डैमेज नहीं है तो वो आगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर डीएनए डैमेज होगा तो उसकी जो है वो डैमेज रिपेयरिंग होगी, मतलब उसको रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर कौन करेगा, जब वो यहाँ वाले फेज में होगा तो
2 जीन्स उसको रिपेयर करेंगी, और जब हमारे पास वो इस फेज में होगा तो तब भी उसकी रिपेयरिंग होगी। अगर दोनों जगह रिपेयरिंग नहीं हो पाई, डीएनए की डैमेज इतनी ज़्यादा है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, वो सेल जो है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ताकि वो एबनॉर्मल सेल जो है वो आगे मूव ना करे और जो है वो कैंसर डेवलप ना हो। और इसके साथ साथ एस फेज के अंदर भी जो है वो क्या कहते हैं, डीएनए की जो है वो चेकिंग हो रही होती है जब सेल एस फेज में भी होता है। तो यही वाली बात है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर डीएनए जो है वो डैमेज स्टेज में होगा तो हमारे पास रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और आगे जो है वो जो हमारे पास सेल है वो हमारे पास सेल साइकिल में नहीं जाएगा, और तब तक नहीं जाएगा जब तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो यहाँ पे आके हमने ये बात कर ली कि इस तरह से भी जो है वो डीएनए की जो है वो चेकिंग हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए की चेकिंग के साथ साथ हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की भी चेकिंग हो रही होती है, स्पिंडल चेक पॉइंट्स भी होते हैं। स्पिंडल चेक पॉइंट्स में क्या होता है, स्पिंडल चेक पॉइंट्स में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जब सेल जो है वो मेटाफेज या एनाफेज के स्टेज में होता है, मेटाफेज के स्टेज में होता है, तो होता क्या है, सेंट्रियोल्स अपने जो है वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और अपने स्पिंडल फाइबर्स को जो है वो रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो सेल की जो है वो सेंटर में मौजूद है या हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन में मौजूद है, वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास उनके ऊपर जो काइनेटोकोर्स या सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, वहां से जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाए। तो अब क्या होता है, अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है वो उस काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, तो बेसिकली तो उनको जो है वो क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को भी जो है वो चेक करना होता है कि आया हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इन काइनेटोकोर से जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है या सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उससे प्रॉपरली अटैच हुए या नहीं। अगर वो प्रॉपरली अटैच नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स की पुलिंग जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट। ये स्पिंडल चेक पॉइंट क्या करता है, ये स्पिंडल चेक पॉइंट जो है वो डिटेक्ट करता है कोई भी फेलियर को कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर से वो प्रॉपरली अटैच हो रहे हैं या नहीं। सही है, अगर यहाँ पे कोई भी फेलियर आ जाए, देखिए जो स्पिंडल फाइबर है वो प्रॉपरली काइनेटोकोर से अटैच नहीं हुए, तो क्या होता है, सेल साइकिल जो है वो इसी मेटाफेज के प्रोसेस में जो है वो रुक जाती है और सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब सेल यहीं रुक जाता है, वो आगे मूव नहीं करता और तब तक मूव नहीं करता जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, तब तक जब तक जो है वो सारे के सारे काइनेटोकोर्स जो है वो करेक्टली अटैच ना हो जाए। सही है, और इसके अलावा ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट्स होते हैं ये इस चीज़ को भी चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पिंडल ने अपने आप को प्रॉपरली जो है वो अलाइन कर लिया है कि स्पिंडल जो है वो प्रॉपरली इस काइनेटोकोर से अटैच हो गए या नहीं, इस चीज़ को भी चेक कर रहे होते हैं। और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो अगर हमारे पास जो है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होते तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो साइटोकाइनेसिस को ब्लॉक कर देते हैं और इसके साथ साथ सेल की डिवीजन नहीं हो पाती, सेल की डिवीजन रुक जाती है और सेल आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है सेल डिवीजन के अंदर। और जब हमारे पास डैमेज जो है वो मतलब ये जो चीज़ रिपेयरेबल नहीं होती कि अगर स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अलाइन नहीं हुए और अगर ये सही नहीं हो पा रहे तो हमारे पास क्या होता है, वो सेल जो है वो फिर एपोप्टोसिस की तरफ चले जाता है और एपोप्टोसिस होने के बाद वो सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास डीएनए को भी चेक करें और जो स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट को भी चेक करें कि स्पिंडल फाइबर जो वो काइनेटोकोर से सही से अटैच हो भी पा रहे हैं या नहीं। अगर वो सही से अटैच नहीं हुए, अगर सही से अलाइनमेंट नहीं हुई तो सेल जो है वो क्या कहते हैं एबनॉर्मल फॉर्म के अंदर जब वो आगे मूव कर जाएगा और जब वो आगे मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो डिवाइड कर जाएगा और जब वो डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो एबनॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, वो कैंसर डेवलप कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ तक आके डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अलग अलग जब हम इसको डिस्कस करेंगे कौन सा साइक्लिन किस फेज में मौजूद होता है, वो किस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को एक्टिवेट करता है और एनाफाइलेज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे होते हैं, डीएनए की डैमेजिंग किस तरह से चेक हो रही होती है G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में, और किस तरह से स्पिंडल चेक पॉइंट्स जो वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इन चेक पॉइंट्स के अंदर कोई भी मसला आ जाएगा कि अगर प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, फॉर सपोज अगर हमारे पास एयरपोर्ट में कोई बंदा जा रहा है, उसके सामान की अगर प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई और वो गलत सामान लेके चला गया तो आगे जाके फिर उससे क्या होगा, उससे खतरा होगा। सही है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जब सेल एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा होता है, दूसरे फेज से तीसरे फेज में जा रहा होता है, तो उसके जब वो कुछ कंट्रोलर्स होते हैं जो उस सेल को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मदद कर रहे होते हैं कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सको, तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस होते हैं, जो कि हमारे पास
जो है वो काम कर रहे होते हैं। सही है। बिल्कुल इसी तरह से एक तो वो सेल को जो है वो मदद करें और वो सेल की क्वालिटी को भी चेक करें कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो सही है या नहीं, कि जब सेल G1 फेज से एस फेज में जा रहा है तो डीएनए सही है या नहीं, जब एस फेज में मौजूद है तब उसका डीएनए है सही है या नहीं, या जब वो G2 फेज से एम फेज में जा रहा है तो उसका डीएनए अपनी असल हालत में मौजूद है या नहीं, या डीएनए डैमेज हो गया। तो अगर डीएनए डैमेज होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो डीएनए को सही करवाते हैं। अगर डीएनए की डैमेज इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रोसेस सही ना हो पाए तो हमारे पास, या डीएनए सही ना हो पाए तो वो सेल को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सब चीज़ें चेकिंग हो रही होती है ताकि हर एक प्रोसीजर पे जो है वो, या हर एक फेज पे जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल मौजूद हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा सेल आगे चले जाए जिसका डीएनए डैमेज हो और फिर वो आगे जाके जो है कैंसर सेल में जो है वो डेवलप हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इस तरह से जो है वो सेल साइकिल का प्रोसेस पूरा हो रहा होता है। इस तरह से डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेल साइकिल को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास चेक कर रहे होते हैं कि आगे ही जो है वो सेल सही जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अब बाकी की चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे।